पर्यावरण के मुद्दे पर विश्व के सभी राष्ट्रों का एकजुट होने का प्रयास और उसमें दखल होती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खेल में जहां पर्यावरण एक मुद्दा बना जो स्वयं में एक सफलता है, पर्यावरण की समस्या की ओर इशारा करता है, बढ़ती समस्या की ओर, वहीं दूसरी ओर ये इस बात को भी स्पष्ट करता है कि विश्व के देश इस बात पर सहमत हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो संपदा है, जिसे हम संपदा कहते हैं, वो विश्व की साझी संपदा है। साझी संपदा में साझा होने की भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी संपदा कौन सी है जिस पर ये सब बातों में, ये सब देशों में सहमति है कि ये संपदा साझी है, और सहमति के बाद इनकी सुरक्षा के क्या उपाय किए जा रहे हैं, अब हम इस पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारा विषय है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा से हमारा तात्पर्य है कि वो किसी एक का नहीं, वो संपदा किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की है। एक हम उदाहरण लें, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में चूल्हा, चरागाह, मैदान, संबंधित मैदान, कुआं और उसी प्रकार नदी का पानी, ये साझी परंपरा के उदाहरण हैं। किसी परिवार के किसी विशिष्ट लोगों का उसमें कब्जा, दखल नहीं होती अकेली। और इसी तरह कुछ क्षेत्र या कुछ ऐसे भाग हैं जिस पर किसी एक देश का संप्रभु क्षेत्राधिकार नहीं है। मैं पुनः दोहरा दूं, विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे भाग जिस पर किसी एक देश का संप्रभु, पूर्ण रूपेण एकाधिकार नहीं हो, वे साझी संपदा के तहत आते हैं। और इनका प्रबंधन भी, इनको बचाए रखने की व्यवस्था भी, इनके संरक्षण की व्यवस्था भी साझे तौर पर एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो साझी संपदा का अर्थ जानने के बाद हम जाने इस साझी संपदा में कौन कौन सी संपदा को साझा माना गया है। पहला, वायुमंडल। विश्व का जो, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। अंटार्कटिका, इस पर भी किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। समुद्री सतह और अंत में बाहरी अंतरिक्ष, स्पेस। स्पेस, सी लेवल, अंटार्कटिका और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ये साझा संपत्ति मानी गई है और इस बात पर सभी देश सहमत हैं, एकमत हैं। अब इस संपदा की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या उपाय किए गए हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है। तो पहला बिंदु, साझी संपदा का सीमित उपयोग हो, इस बात पर सब सहमत हैं। रक्षा के उपायों में सीमित उपयोग। दूसरा, जो साझी संपदा की सुरक्षा के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, साझी संपदा की सुरक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसे सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया जाए। इस संबंध में 1959 में अंटार्कटिका संधि हुई थी और ऐसे 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में संधि हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके तहत इन देशों द्वारा, विश्व के देशों द्वारा
ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों पर रोक लगाने का प्रावधान था। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रयोग पर रोक, ताकि वायुमंडल को कम से कम नुकसान हो। तीसरा, साझी संपदा में जो शोध या ज्ञान को बढ़ाने की अनुमति तो दी जा सकती है, वायुमंडल के अध्ययन के लिए अनुमति दी जा सकती है, अंटार्कटिका में जाकर वहाँ अध्ययन के लिए अनुमति दी जा सकती है, आदि आदि, लेकिन इस संपदा के व्यावसायिक उपयोग या हथियारों के भंडार आदि के लिए मनाही होनी चाहिए, इस बात पर सहमति है। इन संपदाओं पर रिसर्च किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग ना हो। इनके व्यावसायिक उपयोग पर मनाही और साथ ही हथियारों के भंडार आदि को रखने का ये क्षेत्र ना बनाया जाए, इस पर सहमति होनी चाहिए। वैश्विक संपदा की रक्षा के उपायों में अगला उपाय महासागर और जो बड़े बड़े समुद्र हैं बाहर की ओर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, इनमें पर्यावरण की रक्षा की बहुत ज़रूरत है। इस पे हमें सबको सहमत होना चाहिए। और इस संबंध में 1982 में जो विश्व समुद्री संधि हुई थी, उस संधि के तहत अन्य बातें तो हुई, पर इन क्षेत्रों के प्रदूषण पर, महासागरों के प्रदूषण पर, महासागर के अंदर और ऊपर के प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। पांचवा बिंदु, साझी संपदा के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि विकसित देश इस संबंध में उचित तकनीक का विकास करें। विकसित देश इस संबंध में उचित तकनीक का विकास करें और इस तकनीक को आसान शर्तों पर जरूरतमंद देशों को उपलब्ध कराएं। विकासशील देशों को, अन्य देशों को आसान शर्तों पर, अर्थात यदि उसे खरीदना है तो उचित कीमत हो, यदि विकासशील देशों को इसे किराए पर लेना है तो उचित दर पे हो, उचित शर्तें हों, ताकि विकासशील देश भी विकसित देशों द्वारा डेवलप की गई इन तकनीकी जानकारियों को, इन तकनीकी सामानों का उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में उसको कर सकें। तो ये बातें जरूरी हैं। वैश्विक संपदा की रक्षा साझे तरीके से करने के लिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। विश्व की जो साझी संपदा है, ये क्या क्या है, कितनी इस पे सहमति है, इनकी रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके बाद आते हैं हम अलग अलग जिम्मेदारियां। संपदा तो साझी है, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। क्या मायने हैं इसके? विकासशील देश बनाम विकसित देश, जहां विकासशील देश पहले विकसित होना चाहते हैं, वहीं विकसित देश अपनी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसको और ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। और इस प्रकार इस ऐसी स्थिति में पर्यावरण पर दोनों तरह के देशों का, एक तरीके से पर्यावरण को दूषित करने में दोनों तरह के देशों का योगदान है। लेकिन जहां विकासशील देशों ने विकसित देशों को बाध्य करने का प्रयास किया है, विकास को उनके थामने का प्रयास किया है, रोकने का प्रयास किया है, वहीं विकसित देश कतई नहीं चाहते विकासशील देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आए। और उनका कहना होता है कि जो भी प्रयास होंगे वो प्रयास सभी देशों पर समान रूप से लागू हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियों की ज़रूरत है, जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत है। मैंने जैसे पहले बताया कि पर्यावरण संरक्षण के मामले को लेकर उत्तरी गोलार्ध
और दक्षिणी गोलार्ध के रवैये में बड़ा अंतर है, और उसका कारण केवल यही है कि उत्तरी गोलार्ध के अधिकतर देश विकसित हैं, दक्षिणी गोलार्ध के देश विकासशील हैं या निर्धन हैं। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मामले में उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दिशा में पर्यावरण आज मौजूद है। उनका मानना होता है कि हर देश की जिम्मेदारी बराबर है, जबकि दक्षिण के देशों का तर्क ये रहता है कि विश्व में पारिस्थितिकी के नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा विकसित देशों ने दिया है। विकसित देशों के औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित किया है, और ये बात भी सही है कि जो भी पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसमें ज़्यादा योगदान तथाकथित आर्थिक विकास करने वाले देशों का है। तो यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया हो तो उसकी भरपाई करने की ज़्यादा जिम्मेदारी भी उनकी है। तो विकसित देश एक और जहां बराबर की जिम्मेदारी की बात करते हैं, वहीं विकासशील देश उनका रवैया कुछ और ही है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की साझी संपदा के मामले में अलग अलग जिम्मेदारियों की बात हो रही है। यदि विश्व का तापमान 2 डिग्री गिराने की बात हुई है या होती है, तो वो 2 डिग्री तापमान गिराने के लिए विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका आर्थिक विकास एक तरीके से रुक जाएगा, और यही विकसित देश चाहते हैं। तो पर्यावरण के नाम पर विकसित देश विकासशील देशों के विकसित होने की प्रक्रिया में बाधक बन रहे हैं। तो आपको ये बिंदु बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि दोनों के रवैये में अंतर, और वो अंतर का कारण, और ये उत्तरी गोलार्ध बनाम दक्षिणी गोलार्ध झगड़ा हो गया है। और यहाँ देख लीजिए, उसी बात को पूरा वैसा ही यथावत लिखा गया है ताकि आपके मन में स्पष्ट ये बैठ जाए कि क्या है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मामले में उसी रूप में चर्चा जिस दिशा में पर्यावरण मौजूद है। ये किसी हद तक सही भी है कि विकसित देश अपना पूर्ण औद्योगिक विकास तो कर चुके हैं, जबकि अविकसित देश या विकासशील देशों के औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी बड़ी लंबी चलनी है। वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में या तो अभी तक घुसे ही नहीं हैं, और या आ गए हैं तो उससे गुजर रहे हैं। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें विकासशील देशों के स्तर को मान लिया गया था कि इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों वाले सिद्धांत के तहत पर्यावरण की समस्या को सुलझाया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। 92 का सम्मेलन, इसमें ये बात को स्वीकार किया कि अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तथ्य तो ये है, यद्यपि साझा उपयोग हो रहा है, लेकिन पर्यावरण का ज़्यादा दुरुपयोग विकसित देशों ने किया है, उनके औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने किया है जो चरमोत्कर्ष पर है। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी अलग होगी और विकासशील देशों की, निर्धन देशों की जिम्मेदारी अलग होगी। इस पर सहमति बनती है 1992 में, जिसे हम कह सकते हैं साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों को अब ध्यान में रखा जा रहा है। विकासशील देशों की जो खास आवश्यकताएं हैं कानून के मामले में, प्रयोग के मामले में और उसकी व्याख्या के मामले में, तो विकासशील देशों को एक खास दर्जा दिया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका पूर्व में जिक्र है, इसकी बाध्यताओं से विकासशील देशों को अलग रखा गया है, और ये बाध्यताएं विकसित देशों के लिए ज़्यादा अहम मानी गई हैं। विकसित देशों की जनसंख्या, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 22% जनसंख्या है उनकी। उत्तरी गोलार्ध में जो विकसित देश हैं
22% दुनिया की वो जनसंख्या है। ये 22% लोग मोटे तौर पर 88% प्राकृतिक संसाधन और 73% ऊर्जा रखते हैं। आप सोच लीजिए कितना इम्बैलेंस्ड, असंतुलित जनसंख्या बनाम संसाधनों, संपदा का रेशियो है। 22% जनसंख्या के पास 85% आय का नियंत्रण है। विश्व की आय का 85% आय का नियंत्रण है। 88% प्राकृतिक संसाधनों पर उसका नियंत्रण है। 73% ऊर्जा पर उनका नियंत्रण है। और जनसंख्या कितनी? विश्व की मात्र 22%। वहीं दूसरी ओर यदि हम विकासशील देशों की बात करें, जो नक्शे में स्पष्ट है, तो हम देखेंगे कि ये विश्व की जनसंख्या का कितना हो गया? 78%। और इनका नियंत्रण कितने पर है? आय पर। मात्र 15% विश्व की आय पर इनका नियंत्रण है। मात्र 12% प्राकृतिक संसाधनों पर और मात्र 27% प्राकृतिक ऊर्जा पर। इन कितना विरोधाभास है। इन सभी आंकड़ों से ये स्पष्ट हो जाता है कि विकसित देश कम जनता होने के बावजूद प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और इसलिए अधिक प्रदूषण के वे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जनसंख्या कम, लेकिन इन सब संसाधनों का उपयोग कई गुना ज़्यादा, इसलिए प्रदूषण के लिए उनको ज़्यादा जिम्मेदार माना जाए। इसीलिए उत्सर्जन जो हो रहा है गैसों का, वेस्ट का, इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। इसीलिए उन्हें इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की ज़्यादा जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए। कोपेनहेगन में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें विकसित बनाम विकासशील देशों में जो टकराव हुआ था, वो इसी मुद्दे को लेकर हुआ था, इसी बात को लेकर हुआ था, इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर हुआ था। तो इसके मायने ये हुए कि पर्यावरण के संबंध में विकसित बनाम विकासशील देशों के दृष्टिकोण में अंतर है, सोचने के तरीके में अंतर है, नज़रिए में अंतर है। जिम्मेदारियों से विकसित देश बचना चाहते हैं, जबकि आंकड़े बड़ी स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विकसित देशों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कई गुना ज़्यादा किया गया है। ये समझने की बात है कि पर्यावरण की समस्या एक वैश्विक समस्या है। तो इनके दृष्टिकोण में भिन्नता को लेकर हम कुछ बात करें। यद्यपि ये वैश्विक समस्या है, लेकिन विकसित बनाम विकासशील देशों के बीच में मतभेद भी उतने गहरा गए। जितनी ही कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जितने ही सम्मेलन हो रहे हैं, प्रयास तो दिख रहे हैं, लेकिन परिणाम बहुत कम, सफल परिणाम बहुत कम। और इसका मुख्य कारण है कि इन दोनों तरह के जो देश हैं, उसमें विकास संबंधी हित और प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। विकास संबंधी हित और प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। इसी मतभेद के कारण पर्यावरण समस्या हमेशा, विशेषकर जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए बड़ी बड़ी बाधाएं सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में ये अलग अलग सोच के कारण बहुत बाधाएं आ रही हैं। इस मतभेद के कारण पर्यावरण की समस्या को सुलझाने का सार्थक प्रयास होता नहीं दिख रहा है। यदि हम संक्षेप में बात करें तो जो मतभेद हैं वो किस रूप में हैं? तो पहला मतभेद कि पर्यावरण प्रदूषण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी, पर्यावरण प्रदूषण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी किन की है? ऐतिहासिक जिम्मेदारी अर्थात गत 300, 200, 300 वर्षों का यदि इतिहास खंगाला जाए और बढ़ते हुए प्रदूषण के दर
का अध्ययन किया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है। इस मामले में विकासशील देशों का मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की जो आज की जो समस्या है, आज की जो विश्व के सामने चुनौती है, उसके लिए मुख्य रूप से विकसित देश जिम्मेदार हैं। वही उन्हें ही उत्तरदायी माना जाए, क्योंकि उन्होंने अपने इस विकास की दौड़ में, अपने इस विकास की यात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन किया, जरूरत से ज़्यादा दोहन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी जलवायु परिवर्तन के संबंध में इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 देश हैं, वहाँ भी मेजॉरिटी देशों ने स्वीकार किया है कि इसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी विकसित देशों की होती है। फिर भी विकसित देशों का सोचना कुछ और है। उनका मानना है कि विकासशील देशों को भी इस संबंध में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनका कहना है कि भारत और चीन जैसे जो विकासशील देश हैं वो पर्यावरण के क्षरण के लिए, पर्यावरण में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। विकासशील देश इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण में उनके यहाँ प्रति व्यक्ति योगदान बहुत कम है, प्रति व्यक्ति योगदान, क्योंकि इन देशों में जहाँ जनसंख्या 78% है, तो इस 78% जनसंख्या में यदि पर्यावरण प्रदूषण की दर को विभाजित किया जाए तो ये बहुत कम आता है, जबकि विकसित देशों में बस 22% जनसंख्या बनाम 88% प्राकृतिक संपदा का दोहन, 73% ऊर्जा का दोहन, इससे वहाँ पर जो रेशियो आता है प्रदूषण का प्रति व्यक्ति योगदान वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से अमेरिका और विकसित देश ज़्यादा जिम्मेदार हैं, प्रदूषण के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, ऐसा विकासशील देशों का मानना है। तो इस प्रकार आंकड़ों के बल पर विकासशील देश अपना तर्क रखते हैं कि विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है। ऐतिहासिक जिम्मेदारी के अलावा विकासशील देश आर्थिक मुद्दों को लेकर भी बात करते हैं। वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था ये दूसरी मुद्दा है, अलग अलग या मतभेद का। ग्रीन अर्थव्यवस्था को लाने तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती का सामना करने के लिए नई तकनीक की ज़रूरत है, नए उपायों की ज़रूरत है, नई खोज, नए विचार को सामने लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए पर्याप्त संसाधन होना ज़रूरी है। विकासशील देश अपने विकास के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास इतनी आर्थिक संसाधन नहीं है कि वे विकसित देशों जितना पैसा पर्यावरण संरक्षण पर लगा सके, और ख़ासकर तब जब वे पर्यावरण प्रदूषण के लिए विकसित देशों को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। विकासशील देश चाहते हैं कि इन संसाधनों का या इन संसाधनों और तकनीक का योगदान विकसित देशों द्वारा किया जाए, यानी विकसित देश इन संसाधनों को विकसित करने में का खर्च ज़्यादा वहन करें, जबकि विकसित देश इसे अन्यथा लेते हैं। वे अपेक्षा करते हैं कि विकासशील देश भी आर्थिक और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था में बराबरी का योगदान करें। तो वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था को लेकर भी दोनों के बीच में मतभेद है। मतभेद का तीसरा कारण समायोजन और निराकरण। समायोजन और निराकरण उसका तीसरा कारण है। समायोजन से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का सामना करने की क्षमता। मैं फिर से पढ़ दूं, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं,
इनका सामना करने की क्षमता, उसको विकास, उसको विकसित किया जाए। जबकि निराकरण का तात्पर्य है इन समस्याओं को जन्म देने वाले कारणों को समाप्त किया जाए। पहला तो हो गया समायोजन, दुष्प्रभावों को समाप्त करने की क्षमता पहला, और दूसरा समस्याओं को ही जन्म देने के जो कारण हैं उन्हीं को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तो ये समायोजन और निराकरण, समझने की बात यह है कि विकसित देश निराकरण के उपाय पर जोर दे रहे हैं, अर्थात समस्याओं को जड़ से ही समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं। कौन? विकसित देश। जबकि विकासशील देशों का कहना है और मानते हैं कि विकासशील देश निराकरण के उपायों को प्राथमिकता दें। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि जड़ से यदि समाप्त करने को हम प्राथमिकता दें तो विकासशील देश विकसित ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का, साझी संपदा का उपयोग नहीं कर पाएंगे उस रूप में जिस रूप में विकसित देशों ने करते हुए अपना विकास किया है। विकासशील देशों का ये मानना है कि पर्यावरण की समस्या से सबसे अधिक वही प्रभावित हैं, विकासशील देश ही प्रभावित हैं, क्योंकि उसकी जनसंख्या तो 78% है। तो ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये जो पर्यावरण जो पूरा आप देख रहे हैं या जो हम जानते हैं, इसका प्रभाव मानव जाति पे पड़ रहा है, और मानव जाति का अधिकतम हिस्सा लगभग 78% विकासशील देशों में रहता है। तो इसलिए पर्यावरण की समस्या चूंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इसलिए सबसे पहले उनके प्रभाव को कम किया जाए। उनके प्रभाव को कम करने की क्षमता, विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जड़ से निराकरण पर नहीं बल्कि समायोजन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार इस बिंदु को लेकर भी, प्राथमिकताओं को लेकर भी दोनों में मतभेद हैं। मतभेद का चौथा कारण सामान्य लेकिन क्षमता के अनुसार विभेदीकृत जिम्मेदारी। सामान्य लेकिन क्षमता के अनुसार विभेदीकृत जिम्मेदारी। इसके मायने क्या हैं? बड़ा स्पष्ट है। विकसित देशों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी देशों को समान रूप से योगदान देना होगा। विकासशील देशों का मानना है कि क्षमता के अनुसार, उनकी क्षमता कम है, वे अविकसित हैं, गैर विकसित हैं, विकसित नहीं हैं, तो क्षमता कम है, तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण में उनका सहयोग का अनुपात भी क्षमता के अनुसार तय होना चाहिए। आपकी क्षमता ज़्यादा है, इसलिए आप पर्यावरण के मामले में ज़्यादा सहयोग करें, और आपकी क्षमता ज़्यादा होने का कारण आपका ज़्यादा विकास होना, और आपका ज़्यादा विकास का परिणाम ही हमें भुगतना पड़ रहा है। तो इस प्रकार कुल मिला के क्षमता के अनुसार पर्यावरण के मामले में योगदान देना, इसको लेकर भी विकसित बनाम विकासशील देशों के बीच में मतभेद। और अंतिम कारण जो मतभेद का है, मुख्य कारण, ऐसे तो बहुत से कारण हैं, पर अंतिम मुख्य कारण विकास की आवश्यकता को लेकर है। किस पर? विकास की आवश्यकता। विकासशील देश जिसमें भारत, चीन आदि शामिल हैं, उनका मानना है कि विकास की प्रक्रिया में विकसित देशों से हम बहुत पीछे हैं, और सच्चाई भी यही है। वे लोग महाशक्ति हैं, हम लोग अभी उनसे कोसों दूर हैं। चाहे हम विकसित देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी बात करें तो इनकी तुलना में तो हम बहुत पीछे हैं। रूस। तो विकासशील देशों का कहना है कि विकास की प्रक्रिया में चूंकि हम बहुत पीछे हैं, इसलिए उनकी विकास प्रक्रिया में यदि पर्यावरण प्रतिबंध लगाए जाएं
तो हमारी प्रक्रिया, विकसित होने की प्रक्रिया और धीमी पड़ जाएगी और शिथिल पड़ जाएगी। और आप विकसित हैं तो आपके लिए सरल है और अपना विकास का दर बनाए रखना। तो हम दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आर्थिक अंतर हो जाएगा। विकसित और विकासशील देशों के मध्य व्याप्त इन्हीं उद्देश्यों के कारण जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं हैं, उस पर जो वार्ताएं हो रही हैं, उस पर जो सम्मेलन हुए हैं, वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। खासकर दोनों का सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग अलग है। वैसे तो 78% जनता विकासशील देश की है, विश्व का अधिकतर हिस्सा अविकसित है, विकासशील है, गैर विकसित है। उसके बावजूद वो ताकत इनमें नहीं है जिसके बल पर वे विकसित देशों को दबा सकें और उन पर इसकी जिम्मेदारी, पर्यावरण प्रदूषण की जिम्मेदारी डालते हुए समुचित कार्रवाई कर सकें। पर्यावरण संबंधी प्रतिबंध लगाने का खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ेगा और विकसित देश यही चाहते हैं कि इस तरह के प्रतिबंध सभी देशों पर समान स्तर से लगाए जाएं। उन देशों में यदि ये प्रतिबंध लगाया गया जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, पर विकासशील देशों की तो जो विकास की जो यात्रा है वो तो थम सी जाएगी। इस प्रकार इन 5-6 बिंदुओं को लेकर विकसित बनाम विकासशील देशों में भारी मतभेद, और यही मतभेद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कारण बनी हुई है। यही मतभेद पर्यावरण और जलवायु के मामले में किसी तरह के समझौते को सफलतापूर्वक संपादित करने में बाधक बन रही हैं, प्रगति नहीं कर पा रही हैं और आम सहमति नहीं बन पा रही हैं। तो पर्यावरण के मसले को लेकर अब तक हम निश्चित रूप से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये विषय राजनीति शास्त्र का क्यों है। अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पर्यावरण का विषय एक राजनीतिक मुद्दा क्यों बन बैठा है। इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस प्रकार पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, एक गहन समस्या बन चुका है और उसके निराकरण के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए जहां विश्व के सभी देश चिंतित हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण, पर्यावरण पर होने वाले पर्यावरण संबंधी अपने मतभेदों के कारण इस समस्या का निराकरण उचित रूप से नहीं हो पा रहा। और ये जो मुद्दा है, ये विकसित देश बनाम विकासशील देशों का मुद्दा बन के रह गया है। भारत एक विकासशील देश है, एक उभरता हुआ राष्ट्र है, जो उभरती हुई शक्ति है। और मैंने आपको जिक्र भी किया कि अमेरिका जैसे विकसित देश भारत और चीन को विशेषकर इस पर्यावरण प्रदूषण का काफ़ी कुछ जिम्मेदार भी मानते हैं। भारत का इसमें क्या कहना है? विकासशील देश होने के नाते उसकी सोच उन 5 बिंदुओं में मैंने बता दी जिसे हम कहते हैं मतभेद के कारण। लेकिन भारत स्वयं अपने तई क्या सोच रखता है? विभिन्न जो कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन हुए, उस सम्मेलन में भारत की भूमिका क्या रही और भारत अपने को पर्यावरण के मामले में आज कहाँ पाता है? अब थोड़ा हम समझे तो अगला विषय है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। पर्यावरण के मामले में भारत का क्या पक्ष है? पहली बात, बहुत सतर्कता निभाई है भारत ने। संक्षिप्त में आप इस बिंदु को ध्यान रखें कि इस पर्यावरण के मामले में भारत बहुत सतर्क रहा है, सजग रहा है। पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण क्षय का जो मुद्दा
आज एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। औद्योगिकरण के क्षेत्र में विकसित देशों ने पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसी का परिणाम है ताप वृद्धि, भूमि कटाव, वर्षा की कमी, ओजोन परत में छेद। और भारत इन समस्याओं से वाकिफ़ है और ये समझ रहा है कि ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं स्वयं भारत की देन नहीं है बल्कि विश्व की देन है, विश्व के तथाकथित आर्थिक विकास की देन है। तो भारत विकास के क्षेत्र में बड़े फूंक फूंक के चलता है और एक ऐसे समग्र विकास की ओर अग्रसर है जिसे हम कहते हैं सतत विकास। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, उस पर भारत ने हस्ताक्षर किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई है। उसमें जो ये बाध्यता थी कि इतना तापमान गिराने के लिए ये प्रयास किए जाएं, तो इस प्रकार इनमें से कुछ देशों को छूट मिली है, क्योंकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो सतत रूप से जारी रह सके। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों की वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी या स्वच्छ प्रौद्योगिक तकनीक मुहैया कराने के तुरंत उपाय करें। तो इस मामले में वो विकसित देशों को जिम्मेदार मानता है और उसका कहना है कि ऐसा करने से विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो वर्तमान मौजूदा धाराएं हैं, वर्तमान जो प्रतिबद्धताएं हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर जो समझौता हुआ है, उसके जो विभिन्न बिंदु हैं, उसकी प्रतिबद्धता को पूरा हम तभी कर पाएंगे जब ये तकनीकी जानकारियाँ, तकनीकी सुविधाएं, वित्तीय संसाधन हमें विकसित देश प्रदान करें। सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस, 7-8 देशों का जो एक प्लेटफॉर्म है, जिसे हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। सौभाग्य से सार्क के सभी देश विकासशील देश हैं और वे इस मामले में एकमत हैं, इस वैश्विक मामले में एकमत हैं कि पर्यावरण के मुद्दे पर विकसित देशों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। वैश्विक संपदा को यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शीत युद्ध काल जो था 1945-1990 का काल, जब सोवियत संघ और अमेरिका, इन दो खेमों के बीच में पूरा विश्व लगभग बढ़ चुका था, तो वैश्विक संपदा के सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम रखना बड़ा कठिन हो गया था, क्योंकि वो दो खेमे के रूप में देखते थे एक दूसरे को दो खेमों के रूप में बात करते थे और विरोधी मानते हुए। इसके बावजूद इतनी तरह की संधियों का होना एक अच्छा कदम माना जा सकता है। समस्या ये थी कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर शीत युद्धकालीन दौर में देशों के बीच में बारंबार मतभेद होते थे। समस्या ये थी कि ऐसे में शीत युद्धकालीन दौर में पर्यावरणीय एजेंडा जो था, उस एजेंडे पर सहमति होने में बड़ी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि दोनों अपने को एक दूसरे के विरोधी के रूप में ही
विरोधी के रूप में तो देखते ही थे, साथ ही साथ विकसित देश बनाम विकासशील देश का एजेंडा भी चल रहा था। और ऐसी स्थिति में सर्वमान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति बनना अत्यधिक कठिन था। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस काल में लगातार सम्मेलन होते रहे, बातचीत होती रही, दिखावा होता रहा, लेकिन सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत में छेद की जो खोज की गई, वो एक बहुत बड़ी आंख खोलने वाली घटना थी। और उसके बाद हम देखते हैं 82 का सम्मेलन, 92 का सम्मेलन और अन्य सार्थक प्रयास। तो एक घटना ने इनको ज़्यादा जागरूक किया, और वो क्या था? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छिद्र। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण पर मतभेद का एक कारण शीत युद्ध भी था। शीत युद्ध वह काल जब अविश्वास अपनी चरम सीमा पर, सैनिक संधियों का काल, नाटो बनाम सीटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट और न जाने क्या क्या। बाहरी अंतरिक्ष प्रबंधन में भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ी जो असमानता है, वो भी इसका कारण बनी। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी का था और औद्योगिक विकास का, और इसीलिए समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। अंतिम बात जो है जिसके कारण पर्यावरण की समस्या दिनों दिन उलझती जा रही है कि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उसके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न ही आने वाली पीढ़ियों में सबके लिए बराबर होंगे। परिणाम क्या हो रहा है कि पर्यावरण को लेकर मतभेद गहराते ही जा रहे हैं। यद्यपि पर्यावरण को लेकर विभिन्न राष्ट्रों में चिंता भी उतनी ही गहराती जा रही है। रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र का एक अहम बिंदु ये है कि उसमें जहां टिकाऊ विकास की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात की गई, वहां दूसरी ओर ये भी स्वीकार किया गया कि विकसित देशों की खास जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, विकसित देशों द्वारा अपनी खास जिम्मेदारी को स्वीकार किया जाना। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाधार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मैं फिर से पढ़ दूं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992। इसमें भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले सभी देश अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण के अपक्षय के हिस्सेदारी के आधार पर साझी पर अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार साझी जिम्मेदारी, साझी संपदा में अलग अलग जिम्मेदारियों का जो सिद्धांत था वो काफ़ी कुछ यहाँ पर स्वीकृत होते नज़र आता है। और ऐसा लगता है कि पर्यावरण को लेकर जो चिंता गहराती जा रही है उसको लेकर उस बढ़ती चिंता के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संबंधी सम्मेलनों की सफलता का दर भी बढ़ रहा है। पर्यावरण के मामले में भारत द्वारा चलाई गई ऑटो फ्यूल पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है।
जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, उसके तहत ऊर्जा के पुनर्विक्रय का कार्यक्रम चल रहा है। ऑटो फ्यूल पॉलिसी में प्राकृतिक गैस और स्वच्छ कोयला, इसके उपयोग की ओर भारत सरकार ने रुझान दिखाया है और इसके ज़्यादा उपयोग के लिए सभी तरह के प्रयास भारत सरकार कर रही है। इस प्रकार भारत ने भी, हम कह सकते हैं, वैश्विक पर्यावरण के मामले में कुछ सार्थक कदम उठाए हैं और सतत रूप से इसके प्रति प्रयासरत है। भारत में पर्यावरण प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए सरकारी स्तर पर क्या क्या कोशिशें हैं, इस पे बहुत संक्षिप्त में एक नज़र डालें। सरकारी कोशिशें, प्राकृतिक गैस आदि के लिए तो प्रयास हो रहे हैं, पर बिंदुवार उन प्रयासों पर एक नज़र डालें। पहली बात तो पर्यावरण की सुरक्षा, और दूसरी बात सुरक्षा के साथ ऊर्जा आदि के अन्य स्रोतों का उपयोग जो कम प्रदूषण पैदा करते हैं। पहला प्रयास जो दिखता है वह है संविधान। संविधान में ही संशोधन किया गया है पर्यावरण के बिंदु को लेकर। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना करना। आप देखे होंगे कि सभी गाड़ियों के लिए ये अहम हो गया है कि वे पर्यावरण संबंधी चेक करवाएं, गाड़ी का पोल्यूशन कितना निकलता है, एमिशन कितना होता है, फाउल एमिशन कितना है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत होता है और एक ग्रीन कार्ड आपको दिया जाता है यदि आपकी गाड़ी का लेवल एक रेंज के अंदर है तो, पोल्यूशन का लेवल। तो दूसरा कार्य जो किया है वह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना करना, जिसका कार्य है पोल्यूशन के संबंध में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना। तीसरा, विभिन्न तरह के कानून बनाए जाना। ऐसे बहुत से कानून बनाए गए, जैसा मैंने ये बताया आपको, एमिशन को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के संबंध में कुछ कानून हैं। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा योजना। पांचवा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना करना, इस उद्देश्य से कि वन की कटाई आदि पर नियंत्रण रखा जाए। छठवां, पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न तरह की संस्थाओं की स्थापना करना। सरकार ने ऐसी कई संस्थाएं बनाई हैं जिसमें उच्च पद पर लोग पदस्थ हैं, जिनका कार्य है पर्यावरण के मामले में कार्य करना, रिसर्च करना, अनुमोदन करना आदि आदि। तो इस तरह की संस्थाएं भारत में कई जगह स्थापित की गई हैं और ये संस्थाएं कानूनन दृष्टि से काफ़ी सक्षम हैं। सातवां, पर्यावरण पर्व मनाने का प्रावधान, चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण के संबंध में लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने के लिए। आठवां, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था की स्थापना। ये हिमालय को केंद्रित होकर ये संस्था बनाई गई है श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से, और इसका काम है हिमालय से संबंधित पर्यावरण के मामलों पर नज़र रखना। और आठवां या नौवां अंतिम है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण नीति। एक पॉलिसी बनाई गई है 1992 में। प्रदूषण निवारण को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नीति बनाई है, नीति निर्धारण किया है। वह नीति निर्धारण इस उद्देश्य से कि जो समस्त कार्य हो रहे हैं वो इस पोल्यूशन निवारण नीति के दायरे में आए। तो इस प्रकार भारत सरकार द्वारा ये प्रयास किए गए हैं, ये पहल की गई हैं। यहाँ तक तो बात हुई वैश्विक वातावरण में प्रयासों की,
भारत के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं इसकी। जहां एक ओर सरकार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि जनता में भी जागरूकता बढ़ी है और जनता जागरूक है। इस जनता की जागरूकता का परिणाम ये है कि जनता भी एक तरह का दबाव का कार्य कर रही है शासन पर, सरकार पर, लोगों पर। दबाव किस लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के और ज़्यादा दूषित होने से रोकने के लिए।